कि मान लीजिए भूस्खलन हो जाएगा या फ्लैश फ्लड आ जाएगा, तो इतनी प्रिपेयर्डनेस होती है। बट इस तरह की जो विशालकाय जो घटना हुई है, इस तरह की प्रिपेयर्डनेस तो होती नहीं है। रही बात जो चाइना और नेपाल, भारत और बाकी देशों के आपस पे सामंजस्य की बात, तो ये अवश्य है कि हमको ये बात करनी चाहिए कि क्या कोऑपरेशन और अच्छा हो सकता था, और भविष्य में ये जो पिछली घटनाएं हो रही हैं और इस घटना को देखते हुए भी क्या कोऑपरेशन होने से और अच्छा हो सकता है। तो रेदर देन कि हम ये बात करें कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, लेकिन कहाँ पर क्या कोऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि हम सब एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। जो हिंदू कुश हिमालय है, ये जी। उसके भाग हैं। भारत भी एक राइपेरियन कंट्री है। अगर हम तिब्बत और नेपाल को देखें, और भारत के बाद फिर बांग्लादेश का भी प्रभाव होता है, ऊपर चाइना होता है, तो सबका। और इस तरह की जब कोई आपदा होती है तो कोई एक देश बस प्रभावित नहीं होता, इकोनॉमी और सप्लाई चेन सिस्टम सभी देशों के प्रभावित होते हैं। हम्म। ठीक है। अब सर आप बने रहिए, लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और 977985131 और 6807 ये हेल्पलाइन नंबर है। दूसरा नंबर है 97797091075000। ये हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने ये नंबर जारी किया है ताकि अगर कोई भी भारतीय नेपाल में इस वक्त फंसा है तो इस नंबर पर कॉल करके मदद मांगी जा सकती है और तुरंत मदद के लिए भारत की ओर से जो है तैयारियां भी की गई है। साबिन हमारे साथ बने हुए हैं। साबिन, क्योंकि पर्यटकों को लेकर भी जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। 400 से ज्यादा पर्यटक वहां पर फंसे थे, जिनमें से अधिकतर भारतीय बताए जा रहे हैं। जो पर्यटक जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, उन तक मदद पहुंचाने को लेकर, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने को लेकर क्या इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं नेपाल में? साबिन, पर्यटक कति हराएको छ उनीहरूको कदम के रहेछ एकपल्ट। साबिन की आवाज मिल रही है आपको? हाँ या साबिन, मैंने जी। मैंने 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 बताया था। हम्म। इसमें 826 लोग संपर्क बाहर की जानकारी हुआ है। इसमें 113 नेपाली और 466 विदेशी नागरिक लापता है इसमें। लेकिन लेकिन इसमें लेकिन सबसे बड़ी हाँ। विदेशी नागरिक लापता का रिकॉर्ड दिखा रहा है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो अभी ये अभी अभी आगे बताया था गुप्ता जी ने, ये बाढ़ के कारण पूर्व सूचना के तरह जानकारी देने के संयंत्र खड़ा करने आवश्यक ठहराई है। चाइना, नेपाल र इंडिया में सूचना साझा करने संयंत्र खड़ा करना पड़ेगा। ये सामान्य मानसून बाढ़ की वजह अत्यंत अचानक आई हिमालय फ्लड का प्रतीक है। इसमें ये बाढ़ इतनी तेजी से आए कि लोग चेतावनी पाने और सुरक्षित स्थान पर जाने के लोग कुछ समझ पाते या फिर सोच पाते उससे पहले ही वहां पर सब कुछ जो है बर्बाद हो चुका था। बने रहिए साबिन, लौट रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल में आई भीषण त्रासदी को लेकर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रार्थना की है। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। नेपाल में जो ये विचित्र तो लगता है कुछ टेक्निकल खामी है, सही तरीके से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। सुनेंगे उन्होंने क्या कहा है। लेकिन अनिल सर जरा ये समझाइए, क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है, ऐसे में भविष्य के लिए क्या माना जाए? ऐसी स्थिति जो है वो बार बार देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, ग्लेशियर्स का पिघलना
ये मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ी है इसकी वजह से कुछ ग्लेशियर्स के पिघलने की रेट जो है बढ़ गई है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ग्लेशियर्स पे एक ही जैसा प्रभाव हो रहा है। हम्म। इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वल्नरेबल जो ग्लेशियर्स हैं हम्म। उनकी उनकी उनको चिन्हित किया गया है और काफी वल्नरेबल ग्लेशियर्स के बारे में जानकारी है। लेकिन जानकारी होने के बाद ये होता है कि उसके बाद उनको क्या किया जाए। हम्म। ये इतना आसान नहीं होता है कि किसी बहुत बड़े ग्लेशियर्स में जिसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है और वो जमा हुआ पानी है तो उसको वहां से कैसे निकाल लें, क्योंकि दोनों तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब पे भी अभी रिसर्च चल रहा है कि अगर ऐसा है तो क्या हम उसको पंक्चर करके निकाल लें। तो ये सब बातें भी हो रही हैं। तो ग्लेशियर्स पिघलना और ग्लेशियर्स का बढ़ना दोनों चीजें चलती हैं। कुछ ग्लेशियर्स किसी साल में बढ़ जाते हैं फिर इसके बाद कम भी हो जाते हैं। कुछ ग्लेशियर्स हैं जो पिघल रहे हैं तो उनकी वजह से भी थोड़ी सी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये एक प्राकृतिक चीज है और क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें थोड़ा सा एग्रेवेट भी हो जाते हैं सीन। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, पर्टिकुलरली आप 30 40 50 साल के अंदर देखेंगे तो जो डिफिकल्ट एरियाज हैं जहां पर हम मानते थे कि यहाँ पे इस तरह की आपदाएं अक्सर हो सकती हैं या इस तरह की घटना हो सकती है, वहां पे डेवलपमेंट हमारा पूरा प्रविष्ट हो गया है ना। तो जो प्राकृतिक क्षेत्र है वहां पे जब हमारा डेवलपमेंट और जिस तरह के मकान बने हैं वो भी आप देखेंगे 4 मंजिल 5 मंजिल मकान ऐसी जगह बन रहे हैं। पहाड़ों के अंदर ऐसे मकान की परिकल्पना पहले नहीं होती थी। हम्म। तो हम जो ट्रेडिशनल विजडम है या जो हमारा एक साइंटिफिक विजडम था वहां के लिए उसको हम दरकिनार कर रहे हैं। तो ये भी कुछ बातें हैं कि हम प्रकृति को समझें जी। और प्रकृति के द्वारा लगाई गई लिमिटेशंस को भी समझें और उसको देख करके इसकी तैयारी भी करें, क्योंकि इसके बाद भी अगर कोई घटना होती है तो हम मिनिमाइज कैसे करें। वो तभी हम कर सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनी हो कि लोग वहां से जल्दी से हटाए जा सकें। अगर रात में लोग सो रहे हैं 4 मंजिल 5 मंजिल बिल्डिंग के अंदर हैं तो उनको हम हटा भी नहीं सकते अगर 15 20 मिनट का हमें लीड टाइम मिलता है तो। सिक्किम का उदाहरण हमारे पास है। सिक्किम में ग्लेशियर का जब घटना हुई थी तो वो घटना हमारे साथ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि रिसर्च की कमी नहीं है। रिसर्च बहुत अच्छे हो रहे हैं लेकिन रिसर्च का उपयोग ये जो डेवलपमेंट के मॉडल को इंप्रूव करने के लिए वो वहां तक लेके जाना रिसर्च के बेनिफिट्स को, वो एक बहुत बड़ी कमी है और उसके कुल लिए मिलाकर सभी सर ये को कह साथ सकते में हैं साझा कि करना अर्ली होगा। वार्निंग सिस्टम जो है उसको मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बिल्कुल। साबिन जरा ये समझाइए, क्योंकि देखिए नेपाल से जो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आया। जब तक पानी का सैलाब आया तब तक हमने देखा कि घर थे, दुकान थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, सब कुछ तबाह हो गए। क्या इस बाढ़ के आने से पहले कोई संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा था पहले से? नहीं, हाँ। उधर इधर कुनै संकेत नहीं मिला रहा था। संकेत के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का आवश्यक था इधर। ठीक है साबिन, यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कमजोर होने की वजह से यह नतीजा देखने को मिला है और यही वजह है कि लोग खुद को संभाल नहीं पाए और सब कुछ वहां पर तबाह होता हुआ दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। अनिल सर आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये नेपाल की तस्वीर है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब तिब्बत से जो वहां पर एक सैलाब देखने को मिला बाढ़ का, वो नेपाल की ओर बढ़ता हुआ आया और रसुवा जिले में सबसे ज्यादा यहाँ पर तबाही इस बाढ़ ने मचाई है, जिसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं मरने वालों के वो भी बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। इसके अलावा कई लोग लापता हो गए हैं और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भारी